नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह का सॉफ्ट हिंदुत्व, और उस पर 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि भोपाल में वो राम मंदिर के लिए जगह दे रहे हैं कांग्रेस की। ये एक तरह से उन्होंने मारा था तड़का हिंदुत्व का। ये इसलिए भी क्योंकि दिग्विजय सिंह की जो छवि है वो हिंदू विरोधी मानी जाती है। उन्होंने ही एक शब्द दिया था सेफ्रॉन टेररिज्म, यानी भगवा आतंकवाद। ये बात इसलिए भी उन पर चस्पा है क्योंकि जब भी आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई हुई है, अक्सर दिग्विजय सिंह के बयान सुर्खियों में रहे हैं, और उसके चलते ये जो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं भोपाल से लोकसभा का, उनके लिए उनका वो चेहरा थोड़ा सा दुखद है, थोड़ा सा मुश्किल वाला है, जिसमें वो अल्पसंख्यक वर्ग की तरफ जाते हुए दिखते हैं या वो हिंदू विरोधी नजर आते हैं। तो कह सकते हैं कि इस चुनाव में जो वो लड़ने जा रहे हैं भाजपा उम्मीदवार की अनुपस्थिति में, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वो एक सिरे से अपनी छवि को सुधार रहे हैं। और हम इस मुद्दे पर इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह इसमें कितने सफल होते हैं, उनकी सफलता से उनके वोटों का ग्राफ तय होगा। अगर वो सफल होते हैं तो कांग्रेस ऊपर की तरफ जाएगी, अगर वो इसमें कमजोर पड़ते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस मुश्किल में होगी और फाइट होगी। महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री योगीराज योगेश जी और श्री देवदत्त दुबे जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, दिग्विजय सिंह राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। लोग कहते हैं कि जितना बढ़िया मुद्दों का इस्तेमाल वो अपने पक्ष में करते हैं, उससे बेहतर कांग्रेस के भीतर या बीजेपी में भी ऐसे कम लोग हैं। लेकिन अल्पसंख्यक के मामले में, हिंदू विरोध के मामले में वो थोड़ा सा गच्चा खा गए। इलेक्शन जो उनको लड़ना पड़ रहा है ये, और ऐसी सीट उनको मिली जो कठिन सीट है, भाजपा का गढ़ है। यहाँ बीजेपी हिंदू मुसलमान या राष्ट्रवाद या गैर राष्ट्रवाद के बारे में मुद्दा बना के चुनाव लड़ती आई है। दिग्विजय सिंह ने पिछले 15 दिनों में या 1 महीने में जो अपना काम किया है, उन्होंने अपने चेहरे से, अपने आचरण से काफ़ी कोशिश की है ये जताने की कि वो हिंदू विरोधी नहीं बल्कि वो कट्टर धार्मिक है और हिंदुओं के पक्षधर है। आपकी राय? देखिए, भाजपा जिसे किसी भी प्रत्याशी बनाए और 23 मई को परिणाम कुछ भी आए, लेकिन भोपाल देश की चुनिंदा लोकसभा क्षेत्रों में आ गया है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। और मैं कहूँगा कि एक समय भोपाल का चुनाव प्रयोगशाला बनेगा उन राजनीतिज्ञों के लिए जो राजनीति में रुचि रखते हैं, विश्लेषकों के लिए, क्योंकि जिस तरह से एक हारी हुई लड़ाई को दिग्विजय सिंह ने शुरू किया, चुनौती स्वीकार की, और वो तिनका तिनका जिस तरह से वोट जोड़ रहे हैं वो काबिल तारीफ है। उन्होंने एक ऐसा आभा मंडल औरा बना लिया इतने दिनों में कि भाजपा जो उसका मध्य प्रदेश सबसे मजबूत कैडर माना जाता, जहां उसके पास एक से एक नेता है, आज तक पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। संघ जिसकी प्रतिष्ठा का लोकसभा चुनाव बन गया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान प्रायः सुर्खियों में रहे हैं संघ को लेकर, तो संघ भी नहीं चाहेगा कि दिग्विजय सिंह ये चुनाव जीते। लेकिन इसके बावजूद दिग्विजय सिंह लगातार बढ़ रहे हैं और वो अपनी व्यवस्थित जमावट कर रहे हैं और कितने शांत मन से कर रहे हैं। आप देखेंगे आज जब चुनाव आयोग बयानों के आधार पर नेताओं को बैन लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है कि आप 2 दिन, आप 3 दिन चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ऐसे में दिग्विजय सिंह जैसा बोलने वाला व्यक्ति, बयानों में हमेशा सुर्खियों में रहने वाला नेता, आज कितने शांत मन से केवल कमरा बंद बैठकों में और एक समूह पॉकेटों में वोटों की जुगाड़ कर रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें खुद मालूम है कि एक झोंका आएगा वोटों के ध्रुवीकरण का और पूरा डिवाइडेशन ना हो जाए, इसलिए वो अभी से लॉक करते जा रहे हैं अपनी वोटों को, खासकर उन मतदाताओं को जो बहुत पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दिग्विजय सिंह के 10 सालों में गांठ बांधे हुए बैठे हैं, चाहे वो कर्मचारी हो। सबसे पहले उन्होंने कर्मचारियों से माफ़ी मांगी सार्वजनिक तौर पर। तो और दूसरा जो सबसे बड़ा आपने कहा और सब समझ रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व की जो छवि गढ़ी है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नर्मदा यात्रा के माध्यम से ही अपनी उस छवि को बदलना शुरू किया था। बाकी लोग भले गाड़ियों से, हेलीकॉप्टर से खूब आडंबर वाली नर्मदा यात्रा करते रहा हूँ, लेकिन उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। एक 70 साल का व्यक्ति इतना पैदल चले लगातार, वो लोगों को उस समय यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिग्विजय सिंह ये पूरी यात्रा कर ले, लेकिन वो भी की। और आप जिसे कह रहे हैं कि वो
हिंदुत्व और अल्पसंख्यक के बीच में उनकी जो छवि है। लेकिन आज आप ये भी देखिए कि एक वो बहुत बड़े वोट बैंक के व्यक्तिगत रूप से मालिक हैं। जिस तरह से उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए 10 साल पूरे देश में अपना नाम किया, अपने को सुर्खियों में रखा और एक विशेष वर्ग के पक्ष रखते रहे, तो एक वोट बैंक तो वो लाख कर चुके। और दूसरा, वो अपने निजी जीवन शैली में उससे सामंजस्य बना रहे। वो कहते हैं, सार्वजनिक तौर से खुलेआम चुनौती देते हैं भाजपा नेताओं को कि कौन इतना हिंदू है जो संस्कारी, जो मैं करता हूँ हिंदुत्व के काम। वो एकादशी उपवास करते हैं, वो हर 9 दुर्गों पे बमलेश्वर देवी के दर्शन करने जाते हैं, और अभी तो वो लगातार मंदिर मंदिर जा रहे हैं। कोई उन्हें धार्मिक स्थान छोड़ा नहीं जहाँ ना वो गए हों। और स्वरूपानंद जी से जिस तरीके से एक मेल मिलाप उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कराया, उससे साफ है कि दिग्विजय सिंह बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनके जीवन की, हमें लगता है, अभी तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। और यदि वो जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जब ये खिचड़ी सरकार बनने की स्थिति में आएगी, तो उन्होंने जो परिश्रम पिछले 10 सालों में विभिन्न राज्यों में घूम के किया है, तो बहुत सारे दल ऐसे होंगे जो दिग्विजय सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पे सहमत हो जाए। हो सकता है वे कांग्रेस के किसी और नेता पे सहमत ना हो। तो दिग्विजय सिंह एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही कारण है कि उनको रोकने के लिए भाजपा और संघ भी लगातार मंथन कर रही, जमावट कर रही है। आपको भी पता होगा कि भले ही प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन कल ही रविवार के दिन संघ समर्थकों की लगभग 200 कमरा बंद बैठकें हुई हैं पूरे भोपाल में, जहां उन्होंने अधिकतम मतदान करने के लिए ये बात शुरू की है कि हमें मतदान अधिकतम करना है, और खासकर नए भोपाल वाले इलाके में। बिल्कुल। तो ये चुनाव बहुत रोचक, और मैं कहता हूँ एक रिसर्च का विषय बनने वाला है। बिल्कुल। जैसे ही बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होंगे, तो उसके बाद जब चुनाव पूरे पीक पर आएगा, तब पल पल इसकी रंगत बदलेगी, ये उतार चढ़ाव इसमें आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्योंकि ये मामला इलेक्शन में दिग्विजय सिंह का भी है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी जुड़ गए। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राघवन जी। दरअसल ये चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की अभी तक जो छवि थी, वो बीजेपी की तरफ से, या जो राष्ट्रवादी संगठन है या हिंदूवादी संगठन, उन्होंने उसको बना रखा था कि वो किस तरह से हिंदू विरोधी हैं, और उनके बयानों ने उनको इस छवि को बनाया, मैंने और मजबूत किया था। क्योंकि वो बात बात पे कई बार सैफ्रॉन टेररिज्म की बात करते थे, उसके बाद उन्होंने बटला हाउस पर बात की, उन्होंने दूसरे आतंकवाद के मुद्दे पर बात की, और बीजेपी ने उसको बनाया कि ये हिंदू विरोधी हैं। आपसे मैं चर्चा की शुरुआत इसलिए भी करना चाह रहा था कि ये मसला भोपाल में दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। उनके अपने व्यवहार से उनके जो वोट हैं वो तो उनको मिलेंगे, पार्टी का जो संगठन है वो वोट करेगा, फिर बीजेपी में उनके निजी संबंध है, कई ऐसे लीडर से उनके संबंध है जो उनका लिहाज करेंगे, उतनी मारक क्षमता के साथ प्रहार नहीं करेंगे जितनी भाजपा के नेताओं में है। आपको लगता है कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले दिग्विजय सिंह, भोपाल में जो 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस के पास जो जमीन है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के पास, वो राम मंदिर बनाने के लिए वो देने की घोषणा उन्होंने कर दी, तो इसका क्या असर होगा इस चुनाव में? नहीं, देखिए राघवन जी, जैसा आपने कहा है कि दिग्विजय सिंह धार्मिक व्यक्ति हैं। हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, पिछले 3 दशक हो गए करीब। तो वो, लेकिन बीच बीच में जो उनके कथित जो बयान आए हैं, हालांकि मैंने अभी पिछले दिनों उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जिसमें उनसे वो ओसामा बिन लादेन के मुतालिक एक सवाल किया गया था जी, जो उनकी एक टिप्पणी के साथ वो उन्होंने कथित तौर पे ओसामा जी कह के संबोधित कर दिया था। तो जब वो सवाल किया तो उन्होंने उस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था। उन्होंने पूछा उस पत्रकार से कि भाई आपने वो वीडियो देखा है क्या? तो पत्रकार ने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा। तो बोले फिर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। माने उनको भी ये, उनके अवचेतन में ये बात है कि धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद बीजेपी ने उनके बारे में एक ये जो बनाया है माहौल कि भाई ये एंटी हिंदू हैं दिग्विजय सिंह, और उनके बीच बीच में जो कथित बयान आते रहते हैं जी, तो बीजेपी उसको पोलराइज करने में कोई कसर बाकी रखती नहीं है। अच्छा, उनको इस बीच क्या हुआ है कि लेकिन राजेश जी, जब तक दिग्विजय सिंह खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तब तक वो बयानों को लेकर बहुत चिंतित नहीं थे। लेकिन जब वो खुद मैदान में है तो आप देखिए कि वो बड़े सदे हुए चल रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह की अगर लाइन थी धर्मनिरपेक्षता की, वो लाइन फिर अभी उन्होंने उसको डाइल्यूट किया, थोड़ा सा नरम किया है।
नहीं, ये चीज आप ठीक कह रहे हो। हम लोगों ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चलते एक उनका बयान बड़ा सुर्खियों में आया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई मैं ना भाषण दूंगा ना मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि मेरे बोलने से वोट कट जाते हैं। तो वो ही एक चीज ये बताती है कि उनके अवचेतन में ये बात बैठी हुई है। इसलिए वो पूरी, आप देख रहे होंगे कि जो उनको इत्तेफाक से 20-25 दिन का जो टाइम मिल गया है, जी, बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है, तो उसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया है। और जितने मंदिर हैं, मठ हैं, इवन जैन धर्म के जो मुनि हैं उनके पास गए हैं, रायसेन की दरगाह पे गए हैं, और तमाम धर्मों के और संप्रदायों के लोगों बिल्कुल मुलाकात की है। बात महत्वपूर्ण है राजेश जी, मैं रोकूंगा, आप चर्चा में बने रहिए। नहीं, एक बात और मैं कह दूं कि सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस धर्म से जुड़े किसी मसले पे अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। ये बहुत एहतियात बरत रहे हैं। हाँ, माने लोग इस पर चकित भी हैं राजेश जी, का जो ताजा बयान है उस पर भी मना कर दिया उन्होंने। लोग इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने आप को कैसे रोके हुए, क्योंकि उनका इतने दिन तक रुकना बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है कि विधानसभा से लेकर अब तक अपने आप को वो बांधे हुए हैं। इस तरह के किसी मुद्दे पर वो जा नहीं रहा जो हिंदू या मुसलमान की बात करता हो, ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उनको लग गया है कि अगर चुनाव जीतना है तो आपको फिर तटस्थ रहना पड़ेगा और तटस्थ दिखना भी पड़ेगा। मैं लौटूंगा, आप चर्चा में बने रहिए। योगीराज जी, जिस तरह से राजेश चतुर्वेदी जी बता रहे हैं, हमने बहुत पहले भी विधानसभा में उनका एक भाषण सुना था। राजेश जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान पहले कार्यकाल में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जितने भाजपा के राम भक्त हैं उससे बड़ा राम भक्त मैं हूं, क्योंकि हमारे राघवगढ़ में भगवान राम का मंदिर है और हम उनकी पूजा किए बिना निकलते नहीं हैं। तो भगवान राम के या भगवान राघव के जितने भक्त भाजपा ही, उनसे बड़ा भक्त मैं हूं, ये उन्होंने कहा था। और उसके बाद योगीराज जी, हमने देखा भी कि जब भी नवरात्रि आती है, जब मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ शामिल था, तो मध्य प्रदेश की देव स्थानों से लेकर जो देवी के मंदिर थे वहां से लेकर छत्तीसगढ़ के देवी मंदिर तक वो जाते थे और हर दिन, हर नवरात्रि में वो सारे देवियों के दर्शन करते थे। अभी भी देख रहे हैं हम कि लगातार वो 9 दिन तक कहीं ना कहीं उन्होंने पूजा पाठ किया है इतनी धूप के बाद। और वो छवि उन्होंने अपनी बदली है नर्मदा यात्रा के समय से, कि जो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, वो परिक्रमा एक बिल्कुल शुद्ध जो नर्मदा परिक्रमावासी करते हैं, उन्होंने बाकायदा नर्मदा के किनारे किनारे, मैंने खुद देखा कि वह ऐसे किनारे घूमते थे कि अगर वो झुककर आचमन करे तो माई का जल उनके हाथों में आ जाए। ये बात है। तो कहीं ना कहीं वो, उनको मालूम है कि धर्म के मामले में बीजेपी उनको घेर लेगी, तो इस समय वो बड़ा एहतियात बरत रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दे का जो तड़का उन्होंने लगाया है कि भोपाल में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की जमीन को वो राम मंदिर के लिए देते हैं, इसके मायने क्या होंगे आपकी राय? देखिए राघवन जी, ये जो डिस्ट्रिक्ट इनकी जिले वाली जो जमीन का मामला है, आप ये देखो, ये जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये दे सकते थे, लेकिन उस समय घनघोर विरोधी थे बीजेपी के, भगवा आतंकवाद। हाँ, उन्होंने बदला ना अपने आप को। ये तो हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अपने आप को बदला है, कम से कम बातचीत में तो बदला है। बाकी तो वो लोग वो खुद कहते हैं कि वो ज्यादा बड़े धार्मिक है, ज्यादा बड़े हिंदूवादी हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे इलेक्शन में अपने आप को बदला है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि वो कहाँ पे। आप देखो, सबसे बड़ी बेचैनी यदि किसी को बीजेपी का कैंडिडेट भले डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति हैं जो एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं, और वो ये मान के भी चल रहे हैं, जबकि एक वर्ग विशेष का समीकरण उनके पक्ष में, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जीत पक्की नहीं मानते, क्योंकि वो हर उस जो कमजोरी होती है उसको दूर करना चाहते हैं। और आप ये देखो कि यदि उनकी छवि ये है कि वो ये बताते हैं कि हमारे राघवगढ़ में मंदिर हैं और हम इतने सालों से राम की और दुर्गा पूजा करते हैं, लेकिन उनकी हिंदू विरोधी छवि के पीछे भी वो खुद है। पिछले 15 साल में जो उन्होंने अर्जित किया है वो यही अर्जित किया है। हिंदुओं के विरोध में जो उन्होंने बयान दिए, ओसामा जी जो उन्होंने कहा, बाटला हाउस को फर्जी एनकाउंटर उन्होंने बताया, तो इन सब के पीछे भी कोई बीजेपी बहुत बड़ा कारण नहीं है, इन सब के पीछे खुद दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। मुंबई गोलीकांड जो वहां बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी उन्होंने जो हेमंत करकरे हैं उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी कि उन्होंने काफी पहले बताया था कि लोग उनको मार सकते हैं। हाँ, चूंकि क्या है कि वो उस समय हेमंत करकरे की मृत्यु हो चुकी थी, इसके बाद उनका बयान आया तो और शक के दायरे में चले गए वो। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये राघवन जी के इनकी छवि इन्होंने खुद ऐसी गढ़ी जो हिंदू विरोधी बनी, इसके पीछे बीजेपी इतनी जिम्मेदार नहीं जितने की खुद दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। अब उनको ये पता है कि मुझे, और दूसरी उन्हें ये उम्मीद भी नहीं थी कि भोपाल से कभी उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब चूंकि भोपाल से लड़े हुए हैं, भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, भोपाल की भौगोलिक स्थिति, भोपाल के जातिगत समीकरण बड़े जबरदस्त हैं,
और ये जानते हैं कि किसी भी क्षण ध्रुवीकरण यहाँ हो सकता है, किसी भी क्षण हवा का एक झोंका आएगा और किसी भी समय नतीजा पलट सकता है। राजेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। ये जो योगीराज जी बता रहे हैं कि उनको मालूम है कि भोपाल की सीट की तासीर क्या है, यहाँ एक किसी भी मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो सकता है और एक हवा का झोंका पूरे चुनाव के समीकरण को बदल देगा। इसका भान दिग्विजय सिंह को अंदाजा है, इसलिए वो हर कदम को बहुत एहतियात के साथ कर रहे हैं। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे को भी उठाया, यानी धर्म, हिंदू, राम मंदिर और किसानों के मुद्दे को भी उन्होंने चतुराई से पकड़ा, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस को पूरे मध्य प्रदेश में 2 लाख का जो कर्ज माफ करने का मुद्दा था विधानसभा में, उसको पूरा नहीं कर पाने की वजह से कांग्रेस को किसानों के बीच में नुकसान हो रहा है। आपकी इस पर क्या टिप्पणी? फिर मैं लौटूंगा देवदत्त दुबे जी के पास। देखिए, दिग्विजय सिंह 100% राजनीतिक व्यक्ति हैं जी। अरे मध्य प्रदेश में और देश में तमाम नेता हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन मैं दिग्विजय सिंह को 100% राजनीतिक व्यक्ति मानता हूँ। अब कैलाश जोशी अस्पताल में भर्ती हुए तो 6 दिन भर्ती रहने के बाद अगर कोई नेता, बड़ा नेता उनको देखने के लिए, उनका हालचाल जानने पहुंचा तो वो दिग्विजय सिंह थे। आप देखिए पूरी बीजेपी बैकवर्ड पे आ गई इस मामले में, है ना। ऐसे ही आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे और भोपाल में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, है ना, उन्होंने बेहिचक बगैर पार्टी लाइन से हटके उन्होंने पूरी कार्य समिति को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया था। कुशाभाऊ ठाकरे का जब अमृत महोत्सव मनता है भोपाल में, तो उस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री वो आगे की पंक्ति में जाके बैठते हैं और ठाकरे जी के सम्मान में जो जलसा होता है उसके भागीदार बनते हैं। तो देखिए, बीजेपी में कई नेताओं से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और बीजेपी को चूंकि ये मालूम है कि ये जो एक सो कॉल्ड जो एंटी हिंदू का उनपे जो एक ठप्पा लगा हुआ है, मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए राघवेंद्र जी कि बीते 15 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, भोपाल राजधानी है। जो बच्चा 5 साल का था 15 साल पहले, उसको ये पता ही नहीं है कि दिग्विजय सिंह किस चिड़िया का नाम है, उनको नहीं मालूम है, लेकिन वो बीजेपी याद दिलाएगी उन सब सारी चीजों को। तो वो उस बैकफुट पे इसीलिए खेल रहे हैं इस वाले मामले में, और अपने को जो जज्ब करके रखा है पॉलिटिकली, वो इसलिए रखा है ताकि बीजेपी उसका माइलेज ना उठा पाए, उसका फायदा ना उठा पाए। लेकिन बीजेपी जरूर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगी कि उनका ये जो उन्होंने अपने आप को बांध रखा, उनका बांध टूट जाए और वो फिर किसी भी मुद्दे पर फट पड़े, चाहे वो हिंदू मुसलमान का मामला है। आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी के ऐलान होते ही जी सबसे पहला बयान जो है मध्य प्रदेश सरकार के मुस्लिम मंत्री आरिफ अकील की तरफ से ये आया कि साहब दिग्विजय सिंह से बड़ा हिंदूवादी कौन है। आप देखिए उनकी जो शुरुआत हुई वो इस वाले स्टेटमेंट से हुई, और उसके बाद इस पे एक सिलसिला चल पड़ा। बिल्कुल, लेकिन मैं किसानों के मसले पर आपसे आऊंगा पूछने के लिए कि उन्होंने किसानों के मुद्दे को भी आज छुआ है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि और उन्होंने किसानों के मुद्दे को छुआ और आजम खान से जुड़े सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ये जो अपने आप को वो कितने दिन तक रोक पाएंगे? कब तक वो आजम खान, कब तक आतंकवाद, कब तक हिंदू आतंकवाद, कब तक संघ के मुद्दे पर, क्योंकि ये सारे दिग्विजय सिंह के प्रिय विषय रहे हैं। जैसे किसी की आदत होती है मीठा खाने की, अगर उसको लोग बहुत मीठा दिखाते रहे तो कई बार वो सोचता थोड़ा बहुत टेस्ट तो कर लूं, लेकिन जब ये फिसलेंगे इस चुनाव में आप देखिए नुकसान होगा। अब देखना ये है कि वो कितना अपने आप को नियंत्रित कर पाते हैं। मैं लौटूंगा राजेश जी आपके पास। देवदत्त जी, इस समय दिग्विजय सिंह के उस की परीक्षा भी है कि वो कितना अपने आप को नियंत्रित और संयमित रखते हैं हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, भाजपा के राष्ट्रवाद और कांग्रेस के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो कितना संयमित रख पाते हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर कितना संयमित रख पाते हैं वो किसानों पर या बिजली के मुद्दे पर, क्योंकि लोग याद पूछेंगे उनसे कि जब आपकी सरकार थी यहाँ बीएसपी थी, यानी बिजली सड़क पानी का संकट था। अगर वो इस पर उखड़ जाते हैं, भाजपा की कोशिश ये होगी कि वो दिग्विजय सिंह को इन मुद्दों पर घेरे और इतना उकसाए कि वो कुछ बोले और बाद में वो इश्यू बन जाए। आपकी क्या राय इस पर? जैसा कि अभी राजेश जी भी कह रहे थे, दिग्विजय सिंह 100% राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो जब बयान देते हैं तो आप और हम भले सोचते होंगे कि इनकी जबान फिसल गई है, क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के देते रहे। उस समय जब वो बयान देते थे जिनके कारण उनकी वो छवि बनी, तब देशव्यापी उन्होंने अपना कद बढ़ाया। आपका मतलब है कि जानबूझकर उन्होंने
मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की ताकि उनका कद वहां तक पहुंचे, आप या देखें मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह कभी ऐसा करते थे, अर्जुन सिंह जी के बाद एक स्थान खाली हो गया था, उसको दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के भीतर फुलफिल किया है। एक बहुत बड़े वोट बैंक उन्होंने, आप देखें जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, दलित वोट बैंक को उन्होंने साधा था उस समय। पूछते राजेश जी, जो देवदत्ती जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक बड़े वोट बैंक को, यानी अल्पसंख्यक वोट बैंक को दिग्विजय सिंह ने साधा है। नहीं, देखिए, वो जो कांग्रेस की जो एक विचारधारा है, जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म को लेकर चलती रही है जी, उसमें दिग्विजय सिंह का हमेशा आप याद करिए यही बयान रहा है कि भाई 1% कम्युनल लोग हिंदुओं में है और 1% कम्युनल लोग मुस्लिम्स में है। हाँ, लेकिन उनके बयान ज्यादातर अल्पसंख्यक के पक्ष में आए हैं, हिंदुओं के पक्ष में कम आए, इसलिए बीजेपी ने इसको इश्यू बनाती रही है। और ऐसा पहले कभी अर्जुन सिंह की राजनीति का एक हिस्सा ये हुआ करता था, अर्जुन सिंह के देहावसान के बाद ये रोल जो है कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने लिया है, ऐसा लगता है। नहीं, वो जब ये देखते हैं कि बीजेपी हिंदुओं के नाम पर अगर पोलराइजेशन करने में कामयाब हो रही है तो उसको काउंटर करने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो इस्तेमाल किया ही जाएगा ना, वो उन्होंने किया है। मगर अब उसमें उन्होंने ये देखा, ये पाया कि भाई इसमें नुकसान हो रहा है और अब तो वो खुद मैदान में है। भोपाल एक ऐसी सीट है जो कि जिसका मिजाज पिछले 30 सालों से, मैंने टोटल आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद आप याद करिए, तब से जो है पूरा मिजाज ही जो है एकदम एक तरफा हो गया। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ योगीराज योगेश से पूछता हूँ कि ये जो मिजाज बदला हुआ है राष्ट्रवाद का, हिंदूवाद का, उसका कितना नुकसान पड़ेगा? योगीराज जी, ये जो पूरा मामला है 1990 की हम बात करें, 89 की बात करें, तब राम मंदिर की रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी जी ने, तब से लेकर आज तक लंबा समय बीत गया है और राम मंदिर और हिंदूवाद का मामला थोड़ा सा ढलान पर है। उतना अब लोगों को वो ज्यादा माने करंट नहीं देता है जितना वो पहले कभी दिया करता था। बीजेपी ने भी इस इशू को काफी डाइल्यूट किया है। राम मंदिर की बात करें, हिंदूवाद की बात करें, क्या ये मसला भी इस चुनाव में दिग्विजय सिंह को फायदा पहुंचाएगा? बीजेपी का नरम हिंदूवाद, बीजेपी का राम मंदिर पर नरम पड़ जाना, ये नहीं, बिल्कुल फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि क्या है कि दिग्विजय सिंह जिस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज ही होगा। क्योंकि क्या है कि बीजेपी इन सारे मामलों में बहुत अपने आप को यह कह सकते हैं कि या तो उसने पीछे कर लिया या पीछे हो गई। आप देखो जितनी दृढ़ता के साथ बीजेपी पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाती थी, या जो उनके कोर इश्यूज को, जो चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का मामला हो, ये उनके कोर इश्यूज है और इनको बहुत दृढ़ता पूर्वक और देश इन मुद्दों पर उद्वेलित होता था, बिल्कुल आंदोलित होता था। लेकिन अब वो बीजेपी ने इस बार उसको काफी नीचे कर दिया है। मैं सिर्फ इतना बता दूं इस चर्चा के बीच में कि दिग्विजय सिंह ने, राजेश जी, नरसिंहपुर के झोतेश्वर मंदिर में दर्शन किए अपने चुनावी माने इलेक्शन लड़ने की यात्रा के साथ। सीहोर में वो गणेश मंदिर गए, भोपाल के शिवाजी नंबर स्थित 6 नंबर स्थित वहां उन्होंने भगवत कथा में हिस्सेदारी की। फिर लिंक रोड पर भोपाल में परशुराम मंदिर है, वहां उन्होंने फूलों की होली में हिस्सा लिया। इंदौर में वो विजयासेन माता और नैनोद मंदिर गए, ओंकारेश्वर की परिक्रमा की उन्होंने बहुत तपती दोपहरी में, नर्मदा पूजन में शामिल हुए। खंडवा में वो सिंगाजी धाम पहुंच के दर्शन करते हैं, भोपाल के गुफा मंदिर में वो पूजा करते हैं, प्राचीन माता मंदिर के दर्शन करते हैं, नीलगढ़ में वो चुनरी यात्रा में शामिल होते हैं और जिसे कहते हैं हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पड़वा में वो बड़े उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। और सबसे आखिरी में जो उन्होंने कहा था, भोपाल के पुराने शहर में जो राम मंदिर का मामला है गुरुबख्शी तलैया में, वहां उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जमीन है। तो ये एक लंबी फहरिस्त है, बहुत कम समय में जो दिग्विजय सिंह ने इस फहरिस्त को पूरा किया है मंदिर मंदिर जाकर। मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत वक्त हमारा खत्म चला है। योगीराज जी, ये जो उन्होंने सब काम किया ये कहीं ना कहीं भाजपा को कमजोर करेगा और हिंदूवाद के मामले में बीजेपी दिग्विजय सिंह को बढ़त दिलाएगा। नहीं, बढ़त दिलाने के लिए तो उन्होंने किया है। आप देखो, उन्होंने कोई सा मंदिर नहीं छोड़ा। इवन उन्होंने जब अपने प्रदेश का, उन्होंने अपने जब कार्यालय का उद्घाटन किया उसमें भी आप देखो साधु संतों और महिलाओं सबकी बड़ी जमात इकट्ठी हुई थी। बिल्कुल, और पूरे भजन कीर्तन और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने अपने चुनाव कह सकते हैं कि चुनाव जो है, चुनाव व्यक्ति को बदलता है। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को भी इस चुनाव ने बदल दिया। राजेश जी, एक लाइन में आपकी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चुनाव में अगर चुनाव शायद नहीं लड़ते तो दिग्विजय सिंह इस तरह का व्यवहार नहीं करते। वो धार्मिक तो हैं लेकिन इस कदर मुद्दों पर खामोश होता, ऐसा नहीं होता। यानी चुनाव आदमी को बदलता है। नहीं, देखिए, सियासत का मतलब ही यही है राघवेंद्र जी, कि अगर आप परिस्थिति और मौका देख के अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, और आम लाइफ में भी व्यक्ति वही समझदार कहलाता है जो अपने को बदलता है। चलिए, जो लोग थोड़ा सा ट्रैक छोड़ते हैं या एक तरफ जाते हैं, पलड़ा झुकता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो बदलते हैं। चर्चा में राजेश जी आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम टिप्पणी आपकी, बहुत वक्त खत्म हो चुका है। देवदत्त जी।
चुनाव दो के तीन बारे वाक्यों में जो बदलने की आपने बात की है, उसके बारे में एक बात कही जाती है कि जब जंगल में शेर यदि लोमड़ी को नमस्कार करने लगे तो समझो जंगल में चुनाव आ गए। बिल्कुल। तो चलिए, आप दोनों ऐसे मेहमान लोग का बदलते हैं। जी, आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में से योगीराज जी आपका भी और देवदत्त जी आपका भी। तो कुल मिलाकर सियासत बहुत कुछ करवाती है और कई बार वो ऐसे मुद्दों से भी व्यक्ति को थोड़ा सा इतर ले जाती है जो उसकी घुट्टी में होते हैं या जो उसके पिंड में होते हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा चुनाव में काफी बदले हुए दिख रहे हैं। वो ऐसे मुद्दों को बिल्कुल नहीं छू रहे जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच का मुद्दा भाजपा के हाथ लग जाए। तो बाखबर के इस रंग को समेट तो आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ आज हम आपसे एक ऐसी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे जो वैसे तो सबको पता है, लेकिन आपको बता दें कि भारत में अनुमानित तौर पर 6 लाख डॉक्टरों की और 20 लाख नर्सों की कमी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत में एंटीबायोटिक दवाई देने के लिए उचित तरीके से प्रशिक्षित स्टाफ भी नहीं है, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि यहाँ कई बार बेवजह भी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं जो दुनिया के बाकी मुल्कों में प्रतिबंधित है और इससे जीवन बचाने वाली दवाइयाँ मरीजों को नहीं मिल पाती है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज डायनेमिक्स एंड पॉलिसी की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। संगठन की टीम ने युगांडा, भारत, जर्मनी में विभिन्न पक्षों के से बातचीत की और रिसर्च ही इसमें पाया गया कि भारत में हर 10,189 लोगों पर सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन हर 1,000 पर एक डॉक्टर की सिफारिश करता है। इस तरह 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। भारत में हर 483 लोगों पर एक नर्स है, यानी 20 लाख नर्सों की कमी है। अमेरिका की इस संस्था ने भारत में अनुमान के तौर पर 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी बताई है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये कमी ये भी बताती है कि जो भारतीय छात्र हैं वो मेडिकल साइंस की तरफ बढ़ें, क्योंकि इसमें करियर भी है और इसमें जन सेवा भी है। तो ये जो कमी है, ये जो रिसर्च है वो बताती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको मेडिकल की शिक्षा के लिए जाना चाहिए और सरकार को इस तरफ ले जाती है कि आप अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलें और जो उद्योगपति, जो पूंजीपति है, उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलें। यानी कुल मिलाकर चिकित्सा के क्षेत्र में खुला आसमान है और अच्छा भविष्य है। तो कुल मिलाकर कहानी में सिर्फ इतना ही था कि आप मेडिकल साइंस की तरफ जाएं। बाखबर में आज इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।